Hi, my name is Roshan Ray. I welcome you again to my channel Mind Your Money. ओवरऑल इन्वेस्टिंग के जर्नी में जैसे अलग अलग इन्वेस्टर के लिए अलग अलग तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल होता है और वो सिक्स बास्केट के अंदर से वो इन्वेस्टर सेलेक्ट करता है डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड और दूसरे अलग तरह के ऑप्शन। उसी तरह म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में भी अलग अलग तरह के इन्वेस्टर के लिए अलग अलग तरह का फंड्स अवेलेबल होते हैं एंड सिलेक्शन ऑफ फंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर किसी को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में या फिर इक्विटी इन्वेस्टिंग में आप कहे लंबे वक्त तक रहना है तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर कहने का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर है और जिस तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वो इन्वेस्टर चूज कर रहा है उसके कुछ खास एट्रीब्यूट की बात हम करते हैं। हम म्यूचुअल फंड के सिलेक्शन, किस तरह के फंड किसको सेलेक्ट करने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले ये जरूरी है जानना कि हम किस तरह के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टर का एट्रीब्यूट्स हो या फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का एट्रीब्यूट्स हो। और ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं और इसी के वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम पहले इन एट्रीब्यूट्स को समझ लें, फिर हम अलग अलग कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड की बात करेंगे कि किसके लिए क्या सही ऑप्शन हो सकता है। पहला एट्रीब्यूट है वोलेटिलिटी टॉलरेंस लेवल। आपने रिस्क टॉलरेंस लेवल सुना होगा, रिस्क प्रोफाइल लेवल सुना होगा या रिस्क प्रोफाइल सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ वोलेटिलिटी टॉलरेंस लेवल की। उसका मतलब एक इन्वेस्टर के एट्रीब्यूट से ये है कि जब कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में या किसी और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है तो जो उस इन्वेस्टमेंट में उठापटक होती है, यानी कि प्राइस का नीचे आना, उसके इन्वेस्टमेंट वैल्यू का नीचे आना और उसके रिकवर होने में टाइम लगना, कितना जल्दी कितना देर से वो उसका कैपिटल रिकवर होकर आता है, उसको मैं यहाँ वोलेटिलिटी टॉलरेंस लेवल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि अगर किसी इन्वेस्टर ने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में लगाए और किसी भी रीजन से वो वैल्यू घट के विथ मार्केट डाउन साइकिल 6 लाख 7 लाख रुपए रह जाते हैं, तो उस इन्वेस्टर के साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ता है? क्या वो इन्वेस्टर पैनिक करके एग्जिट कर जाएगा, यानी लॉस बुक कर लेगा, या फिर अगर रिकवरी में टाइम 6 महीने साल भर तक लगते हैं तो क्या वो इन्वेस्टर उतने टाइम तक बने रहने के लिए रेडी है? और ये चीजें वोलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। वोलेटिलिटी का केवल ये मतलब नहीं होता है कि प्राइस आज नीचे आना कल ऊपर जाना। जब प्राइस करेक्ट होना स्टार्ट होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जब नीचे आना शुरू होती है, कितने टाइम तक वो नीचे रहती है और कब रिकवरी शुरू होती है और कितना टाइम उसको लगता है रिकवर होके आपके इन्वेस्टमेंट के आपके कैपिटल को रिकवर होने में। और इस पूरे प्रोसेस में एक इन्वेस्टर कैसे बिहेव करता है, कैसे सोचता है, ये चीज मैं कह रहा हूं कि वोलेटिलिटी टॉलरेंस लेवल क्या है उस इन्वेस्टर का, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उदाहरण के लिए आप ये देखिए, ये एक सेक्टोरल फंड का चार्ट है। फंड जुलाई 2024 में लॉन्च हुआ और मार्च 2025 तक ये फंड लगभग 35% नीचे था, यानी 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 6.5 लाख रुपए रह गया। आज की डेट में ये फंड रिकवर होके अपने ओरिजिनल वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन उस इन्वेस्टर के बारे में सोचिए जिसके 10 लाख रुपए की वैल्यू 6.5 लाख रुपए रह गई हो 6 से 7 महीने के अंदर। वो क्या सोच रहा होगा, कितने पैनिक में होगा? ये चीज मैं कह रहा हूँ, टॉलरेंस लेवल की बात कर रहा हूँ और इसको समझना बहुत जरूरी है आपके सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिलेक्शन ऑफ फंड्स में। दूसरी बात है इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन। नॉर्मली इन्वेस्टर जब फंड सेलेक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करता है, तो वो पिछले 1 साल 2 साल 3 साल के रिटर्न को देख के सेलेक्ट करता है। इस बात का कंसिडरेशन नॉर्मली बहुत कम होता है कि उस इन्वेस्टर के पास कितना टाइम होराइजन है।
वो कितने दिन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। और ऐसा नहीं करने की वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि आप गलत फंड, गलत इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करते हैं और फिर जिस समय आपको पैसा चाहिए उस समय ऐसा हो सकता है कि आपको लॉस में निकलना पड़े। सो टाइम होराइजन को कंसीडर करना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है एक इन्वेस्टर का प्रीवियस इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर। इसका मतलब ये है कि जो इस इन्वेस्टर को कंसीडर करके हम उसको एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने की बात कोई करता है कि आपको किस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, किस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करने चाहिए, क्या वो इन्वेस्टर पहले से उस कैटेगरी ऑफ फंड या उस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई आदमी जॉब कर रहा है, वो 58 साल 60 साल की उम्र तक जब कभी भी उसने पैसे कमाए उसने फिक्स डिपॉजिट जैसे ऑप्शन में ही पैसे इन्वेस्ट किए। रिटायरमेंट के टाइम पे उसको सुन के, देख के, समझ के ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट में काफ़ी पैसे बन रहे हैं, हमको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और किसी के इन्फ्लुएंस में आके या खुद से देख के समझ के उसको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इक्विटी में, और वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। फिर स्टॉक मार्केट में करेक्शन स्टार्ट होती है। वो इन्वेस्टर जिसने पिछले 30 साल 40 साल जितना भी टाइम में वो जॉब करता रहा, पैसा कमाया, उसने कभी भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं की। और आज वो अगर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए ये डाउन साइकिल देखना, समझना बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उसका प्रायर एक्सपोजर नहीं रहा है उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, उस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करने को लेके। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है अगर कोई किसी को एडवाइस कर रहा है कि उसको क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए उसमें। और नेक्स्ट एट्रीब्यूट की मैं बात कर रहा हूं कि उस इन्वेस्टर का कैश फ्लो क्या है, उसके रेगुलर नीड्स को पूरा करने के लिए उसके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ऐसा तो नहीं कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो उस इन्वेस्टमेंट से आने वाले रिटर्न पे डिपेंडेंट है कि उसकी डेली नीड्स पूरा होगी, उस पर से डेली नीड्स की जो एक्सपेंसेस है उसको पूरा करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट से आने वाले रिटर्न पे डिपेंडेंट है। ये चीज भी कंसीडर करना बहुत जरूरी है। अभी तक मैंने जितने एट्रीब्यूट्स की बात करी वो किसी भी कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में एप्लीकेबल है, चाहे आप इक्विटी और इक्विटी मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की बात करें या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट की बात करें या किसी और तरह के इन्वेस्टमेंट में। ये ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो एक इन्वेस्टर से रिलेटेड है और इसलिए ये हर एक जगह एप्लीकेबल होता है। अभी हम इन सारे एट्रीब्यूट्स को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करके देखते हैं कि वहाँ कैसे ये एप्लीकेबल है और कैसे इन एट्रीब्यूट्स, इन फैक्टर्स का ध्यान रख के किसी को राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में हेल्प मिल सकता है। सो म्यूचुअल फंड में सैकड़ों स्कीम्स हैं और उन स्कीम्स में से राइट स्कीम सेलेक्ट करने के लिए, म्यूचुअल फंड प्लान सेलेक्ट करने के लिए ये सारे एट्रीब्यूट, सारे फैक्टर एप्लीकेबल है, जैसे कि टाइम होराइजन, रिस्क एपेटाइट, रिस्क टॉलरेंस लेवल। होता यह है कि ज्यादातर लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ भागते हैं और उसके पास्ट परफॉर्मेंस को देख के भागते हैं और वहां पे जो वोलेटिलिटी है, रिस्क फैक्टर है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। और हर एक इन्वेस्टर का टाइम होराइजन अलग अलग होता है। अगर आप उस इक्विटी इन्वेस्टमेंट साइकिल के गलत एंड पे आपने पैसे लगाए हैं तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपके लिए वो सही साबित नहीं होगा। आप जब कभी भी म्यूचुअल फंड के डॉक्यूमेंट को देखते हैं उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिस्कोमीटर होता है, यानी उस म्यूचुअल फंड स्कीम, उस म्यूचुअल फंड प्लान में कितना रिस्क एसोसिएटेड है। जैसे कि आप अभी देखिए, ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एडवांटेज फंड है,
इसमें हाई के लेवल पे रिस्क को इंडिकेट किया गया। ये मल्टी एसेट फंड है डीएसपी का, इसमें वेरी हाई पे रखा गया है। और एक तीसरा ये देखिए डीएसपी का बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, इसको मॉडरेट लेवल पे रखा गया। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो इन्वेस्टर जिसके पास टाइम होराइजन कम है, जिसकी वोलेटिलिटी टॉलरेंस लेवल कम है, रिस्क एपेटाइट कम है, उसके लिए शायद बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट फंड सही ऑप्शन ना हो, मे बी डेट फंड उसके लिए सही ऑप्शन हो। तो रिस्कोमीटर को ऐसे देखना चाहिए और अपने आप के ऊपर अप्लाई करके देखना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है। जो मैं सैकड़ों फंड्स की बात अभी कर रहा था इक्विटी में, उसको ब्रॉडली आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करके देख सकते हैं। पहला इक्विटी फंड, दूसरा डेट फंड और तीसरा हाइब्रिड फंड। सो आप ये जितने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा फंड, वैल्यू फंड या सेक्टर स्पेसिफिक फंड, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग फंड, टेक्नोलॉजी फंड, फार्मा फंड, ये जितने भी इस तरह के फंड के बारे में आप सुनते हैं, ये सारे के सारे इक्विटी कैटेगरी में आते हैं। यानी कि इसमें लगाया हुआ पैसा, लगभग 100% पैसा आपका स्टॉक मार्केट में लगता है। पूल ऑफ स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट होते हैं, जो कि अपने आप में काफी वोलेटाइल है। दूसरा कैटेगरी है डेट फंड, लो ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन, डायनेमिक बॉन्ड या गिल्ड, इस तरह के ऑप्शन ये रिलेटिवली काफी कम वोलेटाइल होते हैं। सो इसके रिस्कोमीटर को आप देखेंगे तो लो टू मॉडरेट में आपको दिखेगा। और तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड। ये काफी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। इसमें इक्विटी भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, गोल्ड सिल्वर भी हो सकते हैं, रियल एस्टेट के जो रीट वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो भी हो सकते हैं। और अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज, फंड हाउस इसको अलग अलग तरीके से डिजाइन करती है और इसी वजह से इसको हम हाइब्रिड फंड कहते हैं। सो एक से ज्यादा एसेट कैटेगरी के अंदर ये फंड इन्वेस्ट करता है। अब हम देखते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टर लो रिस्क प्रोफाइल के अंदर आता है और उसके पास जो टाइम होराइजन है, ड्यूरेशन है ऑफ इन्वेस्टमेंट का है, वो 1 से 2 साल है, उस केस में उस इन्वेस्टर के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट कोई भी कैटेगरी आप ले, लार्ज, मीडियम, मिड, स्मॉल, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, वो शायद सही ना हो, क्योंकि वो एसेट क्लास काफी रिस्की है, वोलेटाइल है, रिस्की कहने का मतलब। एंड दूसरा कि उसके पास टाइम होराइजन कम है। सो आप अगर उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ये सोचें कि मैं इन्वेस्टमेंट में बने रह सकता हूं, जब रिकवरी होगी तभी निकलूंगा, वो है नहीं। उस इन्वेस्टर के पास केवल 1 से 2 साल का टाइम है। उस केस में डेट फंड शायद बेहतर ऑप्शन हो, ये और स्लाइटली डेट और हाइब्रिड फंड का कॉम्बिनेशन। अगर किसी इन्वेस्टर के पास 5 साल का टाइम होराइजन है तो उसके लिए हाइब्रिड फंड बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और अगर कोई इन्वेस्टर अभी तक केवल जैसे फिक्स डिपॉजिट जैसे ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उसके पास शायद टाइम हो 5 साल, 6 साल, 10 साल का टाइम, लेकिन उसका प्रायर एक्सपोजर कभी भी नहीं रहा है इक्विटी क्लास में इन्वेस्ट करने का, तो उस इन्वेस्टर के लिए यह बेहतर होगा कि वो डेट प्लस हाइब्रिड जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करे। और जब एक्सपोजर बढ़ जाए, एक्सपीरियंस हो जाए और ये समझ में आ जाए कि इक्विटी मार्केट से रिलेटेड जो वोलेटिलिटी है उसको मैं टॉलरेट कर सकता हूं और उसका रिफ्लेक्शन उसको हाइब्रिड फंड से मिलेगा, तब जाके उसको 100% इक्विटी वाले फंड्स के बारे में सोचना चाहिए। वहीं अगर कोई इन्वेस्टर अभी जॉब करना शुरू किया है, अर्निंग आनी शुरू हुई है और उसके पास 15 साल, 20 साल का टाइम होराइजन है, तो उसके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होगा वो बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और उसमें भी मैं ये कहूंगा कि जब आपके पास टाइम होराइजन 10 साल, 15 साल का है, तो मिड एंड स्मॉल कैप जैसे जो फंड्स हैं उसका सिलेक्शन बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल और टाइम होराइजन, ये जो 2 की एट्रीब्यूट्स हैं, साथ में
शायद उस इन्वेस्टर के पास जो लायबिलिटी होगी वो भी कम होगी। तो ये सारे एट्रीब्यूट, सारे फैक्टर्स उस इन्वेस्टर के फेवर में होता है। उस समय इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बेहतर ऑप्शन रहता है। अलग अलग एग्जाम्पल देके बताने का पर्पस ये नहीं कि आपको क्या फंड सेलेक्ट करना। पर्पस ये है कि लॉजिक क्या है उस तरह के फंड्स को सेलेक्ट करने का, और सीधे पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के रिटर्न को देख के फंड सेलेक्ट करने के बजाय टाइम लेके आप सोचें कि मेरे पास कितना टाइम है, मेरे लिए कौन सा फंड सही होगा। अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड सजेस्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूटर के फॉर्म में बेचने आता है, तो वो आपको वैसे फंड को लेके शायद सजेस्ट करे जिसमें उसका कमीशन ज़्यादा बन रहा हो। आपको सही सवाल उससे पूछने हैं कि मेरे पास इतना टाइम होराइजन है, मेरे लिए कौन सा फंड सही होगा। अगर आपको वो कोई फंड सजेस्ट करता है तो आप उससे सवाल पूछिए कि पिछले 1 साल 2 साल 3 साल जब कभी भी ये स्टॉक मार्केट करेक्ट हुआ है, उस समय उस फंड में कितना करेक्शन हुआ है, कितनी जल्दी रिकवरी हुई है। और फिर से आप अपने टाइम होराइजन, अपने रिस्क एपेटाइट, अपने वोलेटिलिटी टॉलरेंस लेवल, इसको ध्यान में रख के सही फंड सेलेक्ट करने के लिए कोशिश करें। आई होप अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है तो आपको मैं ये हेल्प कर पाया हूँ कि आपको फंड कैसे, इक्विटी म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करना है, और साथ ही किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए, आपके लिए क्या एप्लीकेबल होता है उसको ध्यान में रख के, ना कि किसी और के लिए कौन सा फंड सही है या उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा। और अगर आप एक बार ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड का ऑप्शन सही है बेस्ड ऑन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, देन मैंने ये वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि आप सिंपली कैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हजारों म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। तो आपके लिए वो सिंपल तरीका क्या होगा, किन फैक्टर्स को ध्यान में रख के आप इक्विटी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, फीडबैक्स हैं, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।